वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कोविड-19 ने आपको काफ़ी अच्छा टाइम दिया जिससे आप अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज की क्लास में मैं लाइव आऊँगा, लेकिन ऐसा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं व्हाट इज़ द थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के समय जो भी एनर्जी चेंज होता है उसकी स्टडी हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिस्ट्री इज़ द मेनली एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड क्यू इज़ द हीट एंड डब्ल्यू इज़ द वर्क डन। अगर हम बात करें कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वैल्यूम पे, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 0 होगा, तो डब्ल्यू वर्क डन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस केस में आप देखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू आपका किसके होगा, हीट का होगा। हीट दैट इज़ द एट कांस्टेंट वैल्यूम पे। क्लियर। अगर बात करें किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, ये आपकी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप ये रिएक्टेंट की जो इंटरनल एनर्जी है वो यू आर है। दिस इज़ द प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी आपकी कैसी है, यूपी। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू किसके, डेल्टा यू इक्वल टू यूपी माइनस यू आर, एंड दिस विल बी इक्वल टू किसके होगा, क्यू वी के, दैट इज़ द हीट एट कॉन्स्टेंट वैल्यू। क्लियर। अगर चेंज इन एंथैल्पी की बात करें किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो आप जानते हैं चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू आपका किसके है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की, क्यू एच इक्वल टू क्यू पी। ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की एंथैल्पी बात करें तो एच आर है, दैट इज़ द प्रोडक्ट की एंथैल्पी एच पी है। देन चेंज इन एंथैल्पी की बात करेंगे तो एच पी माइनस एच आर विच विल बी इक्वल टू किसके होगा, क्यू पी की, दैट इज़ द हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। क्लियर। चलिए अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन सभी लोग जानते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, निकलती है। एंडोथर्मिक में आपको हीट देनी पड़ती है, ठीक है। अगर बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की केसेस में, देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट की एंथैल्पी है वो ग्रेटर होती है किससे, प्रोडक्ट से। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है वो रिएक्टेंट से क्या होती है, ग्रेटर होगी। तो डेल्टा एच इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, देन आपका डेल्टा एच इक्वल टू कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इस केसेस में देखेंगे एच पी माइनस एच आर करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो देखिए क्वेश्चंस आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चंस ये पूछा गया है किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसका कंपैरिजन कीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो आप हमेशा याद रखिए एक्सोथर्मिक के केसेस में हीट क्या हो रही, निकल रही है। निकल रही मीन्स क्या है, जो आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, बहुत ही ज़्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम हो रही। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ही एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। क्लियर। यहाँ दूसरा क्वेश्चन बात करें एंडोथर्मिक के केसेस में। एंडोथर्मिक रिएक्शन के केसेस में आप देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उसको टेम्परेचर या हीट की जो है नीड रहती है। तो उस केसेस में उसकी एनर्जी क्या होगी, रिएक्टेंट की बहुत लो होगी। आप ग्राफ देखेंगे बुक में तो इस तरीके से होगा, ये आपका जो है ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है। और रिएक्टेंट की केस में देख रहे हैं एनर्जी क्या है, बहुत ही कम है। तो इस केस में आप देखेंगे जो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा। तो उस केसेस में जो प्रोडक्ट के जो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है बहुत ही कम होगी, या कह लें बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी। क्लियर है। एक्सोथर्मिक के केसेस में प्रोडक्ट की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रांग होगी। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोडक्ट की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी। क्लियर। चलिए हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वैल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। ये सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, जस्ट एक रिवीजन। डेल्टा एच इक्वल टू या चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस आपका क्या है, वर्क डन, दैट इज पी डेल्टा वी। डेल्टा एच को हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्यू पी, जैसे आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा। डेल्टा यू को हम लोग लिख सकते हैं क्यू वी एंड प्लस पी डेल्टा वी। तो ये इक्वेशन न्यू आपको मिलेगी जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यू पी इक्वल टू क्यू वी प्लस पी डेल्टा
वी। ठीक है, अब फर्दर इसको अगर हम मॉडिफाई करें फॉर n मोल ऑफ गैस, याद रखिएगा क्वेश्चंस यहाँ से ऑब्जेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे बनते हैं। फॉर n मोल ऑफ गैस के लिए यू नो पी वी इक्वल टू nRT, क्लियर। n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। सपोज किसी रिएक्शंस के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा NG लिखेंगे, डेल्टा NG, जी मिस गैस। तो याद रखिएगा किसी भी केमिकल रिएक्शंस में कई फेज रहती हैं, सॉलिड भी रहता है, लिक्विड भी रहता है, गैस भी रहता है, लेकिन वहाँ पर आपको डेल्टा N की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में आपको देखना पड़ेगा, सॉलिड और लिक्विड को नहीं लेना है, सिर्फ किसको लेना है, गैस को लेना है। अगर आपने सॉलिड और लिक्विड को इंक्लूड कर लिया तो क्वेश्चंस आपका गलत हो जाएगा। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जल्दबाजी में क्या करते हैं, सॉलिड लिक्विड को भी लेस या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है और आपका क्वेश्चंस गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पी डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा NGRT, क्लियर। ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के मोल सपोज कीजिए N2 है और रिएक्टेंट के मोल कितने N1 है, देन डेल्टा NG इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, N2 माइनस N1, क्लियर। इस फार्मूले को हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए QP इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NGRT, क्लियर। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, क्लियर। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अमोनिया का डिकम्पोजिशन, अमोनिया क्या है, गैस है, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, गैस है, 3H2 क्या है, यहाँ पर गैस है, ठीक है, क्लियर। अब डेल्टा NG आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, N2 माइनस N1 करेंगे। तो N2 क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल 3 + 1 दैट इज 4, क्लियर। और यहाँ पर रिएक्टेंट के मोल कितने 2 हैं, तो 4 - 2 इक्वल टू कितना हुआ 2। तो फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, QP इक्वल टू QV प्लस 2RT, क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2H2 प्लस O2 दोनों गैसेज हैं और यहाँ पर ये देखिए प्रोडक्ट आपका क्या है, गैस है। तो डेल्टा NG कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, N2 माइनस N1, N2 आपका कितना है 2 दे रखा है, N1 क्या है आपका बोलिए 3 है, तो दैट इज क्या हो गया -1, QP इक्वल टू क्या हो गया, QV माइनस RT, क्लियर है, कर लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। यहाँ फॉर्मेशन ऑफ क्या है, अमोनिया है, यहाँ पर देखिए 3 मोल है, यहाँ पर कितने 2 मोल है, तो इस केसेस में आपका 2 माइनस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो QP इक्वल टू QV माइनस 2RT आएगा, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया सॉलिड और लिक्विड के केसेस में। ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है, 1 मोल ऑफ नेफ्थलीन वाज बर्न्ड इन ऑक्सीजन गैस एट कांस्टेंट वैल्यू टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड लिक्विड वाटर at 25 degree centigrade. The heat evolved was found to be -5138.8 kilojoule. Calculate enthalpy of reaction R इक्वल टू आपका दे रखा है 8.31 जूल पर केल्विन मोल, ठीक है। अब ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिए R की वैल्यू जूल पर केल्विन में दे रखी है और जो R की वैल्यू मोस्टली जो हम लोग रखते हैं किलो जूल पर केल्विन में रखते हैं, क्लियर है, किस में रखते हैं, किलो जूल पर केल्विन, ठीक है, किलो जूल पर केल्विन मोल में रखते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। आप एक बार क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, रिएक्शंस आपको याद हो जाएंगे। तो ये नेफ्थलीन का फार्मूला है, आपने ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न किया। नेफ्थलीन कैसा है, सॉलिड है, ऑक्सीजन आपका गैस है, आपको ये क्या मिलेगा, 10 CO2 गैस मिलेगा और फर्दर वाटर क्या, लिक्विड। क्वेश्चन में दे रखा है वाटर कैसा है, लिक्विड। तो यहाँ पर देखिए QV दे रखा है, कांस्टेंट वैल्यूम पे दे रखा है आपका QV इक्वल टू कितना दे रखा है, -5138.8 किलो जूल दे रखा है। R की वैल्यू दे रखी है 8.314 जूल पर केल्विन मोल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेल्टा N की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा N की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, तो ये सॉलिड को क्या करेंगे, नहीं इन्वॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए लिक्विड को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर आपका क्या है 10 - 12 करेंगे तो आपके रिएक्टेंट जो आपका डेल्टा NG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 होगी, क्लियर। फिर उसके बाद आप फार्मूला यूज़ कीजिए, QP इक्वल टू कितना, QV प्लस डेल्टा NGRT, देन आपका QP इक्वल टू QV माइनस 2RT, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कीजिए, QP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, निकाल लीजिए, ठीक है। 2 मोल है -2, फिर उसके बाद देखिए 8.314 इंटू 10⁻³ क्यों किया 10⁻³, क्योंकि इसको हमें किलो में कन्वर्ट करना है, किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है, किलो जूल पर केल्विन
पर मोल होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने केल्विन यहाँ छोड़ दिया, आप इसको के यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके अच्छा ये लिखा हुआ, ठीक है 298 केल्विन। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 298 केल्विन। क्लियर होगा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कितना दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो 25 273 ऐड कीजिए तो आपका कितना हो गया 298 केल्विन हो गया। तो इस तरीके से आप किलो जूल पर मोल में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा है, केवल एक दो बार आपको समझना है। 2-4 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखे हैं, उन्हीं को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कर लें। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, डेल्टा एन जी की वैल्यू कैलकुलेट करना आपको सही से याद रखना। ठीक है, अदरवाइज जो है क्वेश्चंस आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चंस में याद रखना, कभी कभी आर की वैल्यू देखो यहाँ पर किलो में नहीं दे रखा है, एग्जाम में आप क्या करेंगे ऐसे ही पुट कर देंगे, आपको क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हर एक यूनिट के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ एंथैल्पीज हैं। जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आप जानते हैं कि एंथैल्पी को मेज़र करना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 atm पे, ये आपका क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्लियर कि एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। डेल्टा एच नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपका है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को बर्न करने के लिए जो एंथैल्पी किस पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 atm पे जो रिक्वायरमेंट रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, या कह सकते हैं एंथैल्पी चेंज अकम्पेनिंग complete combustion of 1 mole of substance as 25 degree centigrade। क्लियर। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आप लोग जानते हैं, 1 मोल ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज बाय 1 मोल ऑफ एन बेस। ठीक है, ये एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm, दिस इज कॉल्ड क्या, एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और ये एंथैल्पी आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है आपसे, हमेशा कांस्टेंट रहती है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन की जो एंथैल्पी है ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, -57.3 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, अगर आप एसिड या बेस इसमें से किसी को भी, आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया प्रैक्टिकल में, अगर इसमें से किसी को भी आप क्या करेंगे, वीक ले लेंगे, तो ये आपकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, ज़्यादा डिटेल हम लोग नहीं स्टडी करेंगे यहाँ पर। देन एंथैल्पी ऑफ द सोल्यूशन, यू नो सोल्यूशन जो है 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जैसे आपका सल्यूट है, दूसरा आपका क्या है, सॉल्वेंट। जब आप सल्यूट क्या करते हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो उसमें से या तो हीट निकलेगी या हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये जो आपका एनर्जी चेंज है, दिस इज कॉल्ड क्या, एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर बात करें हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, तो आप याद रखिएगा, किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मेशन के लिए फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, उसके जो एलिमेंट्स है उनसे जो फॉर्मेशन होता है, इस ड्यूरेशन में जो एंथैल्पी चेंज होती है, एनर्जी जो निकलती है, दी जाती है, दैट इज कॉल्ड क्या, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। या कह सकते हैं द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, दैट इज कॉल्ड क्या, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये आपका वो ये नहीं है, ये इससे आपको डिनोट करते हैं। क्लियर। चलिए हम लोग बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, किस तरीके से आप एंथैल्पीज जो है कैलकुलेट करेंगे, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको ये फार्मूला दे रखा है, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट एफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ नॉट रिएक्टेंट। कहने का मतलब ये है, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी अगर आपको कैलकुलेट करनी है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो फॉर्मेशन की एंथैल्पी है वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, ये नोट पॉइंट आपको मैंने लिख रखा है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं कि जो डेल्टा एच एफ नॉट है वो एलिमेंट के ऑलवेज क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, उसको आप वैल्यू मत रख दीजिएगा, या आप ये कंफ्यूज मत होइए कि क्वेश्चन में इसकी वैल्यू नहीं दे रखी तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है कि द एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ ग्लूकोज इज -281 किलो जूल पर मोल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, द डेल्टा एच एफ वैल्यूज ऑफ CO2 दे रखा है, H2O दे रखा है, और आपका ये देखिए ये वैल्यू आपकी दे रखी है किलो जूल पर मोल में। ठीक है, सबसे पहले आप रिएक्शन लिखिए। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन आपकी C6H12O6 सॉलिड। ठीक है, ये कैसा है, सॉलिड है। 6O2 के साथ जब इसको बर्न करेंगे तो 6CO2 गैस और 6H2O लिक्विड मिलेगा। ठीक है,
इसकी जो एंथैल्पी दे रखी है आपकी, दे रखी है -2816 किलो जूल पर मोल दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपका, क्या पूछा गया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, टोटल रिएक्शन की एंथैल्पी आपको ये दे रखी है, सीधा सा फार्मूला आप ये लगाएंगे। क्लियर? ठीक है, अब देखिए ये एंथैल्पी आपको दे रखी है, अब आप फार्मूले में रखेंगे सारी। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए कि आपका कितना है, ये 6 है, ये 6 मोल है, क्या 6 CO2। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये क्या है आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने 6, एंथैल्पी आपने लिख ली। फिर उसके बाद देखो ये 6 है, 6 आपने लिखा, इसके एंथैल्पी आपने लिख ली माइनस। ठीक है, माइनस फॉर्मेशन ऑफ किसका, ग्लूकोज का दे नहीं रखा है, ये आपको निकालना है, तो इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 डेल्टा HFO2। अब यहाँ पर देखिए O2 की जो आपकी कितनी हो जाएगी, 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि O2 जो है अपने नेचुरल स्टेट में है। ठीक है, जो भी एलिमेंटल स्टेट में है, जो भी आपके मॉलिक्यूल या एलिमेंट जो नेचुरल स्टेट में होंगे, उनकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ऑलवेज कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर है? तो यहाँ डेल्टा HFO2 की हम कितनी रखेंगे, 0 रखेंगे, और सिंपल मैथमेटिक्स से आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा HF0 C6H12O6 की वैल्यू, और ये वैल्यू आपकी क्या होगी, -1260.4 किलो जूल पर मोल। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर टाइप करने का टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर लिया। देन देखिए यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट द डेल्टा H। एक मिनट, चलिए देखिए, कैलकुलेट द डेल्टा H फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर देखिए बेरियम कार्बोनेट दे रखा है, 2HCl दे रखा है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब आप HCl के साथ कराएंगे तो बेरियम क्लोराइड एक्वस CO2 गैस H2 लिक्विड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो फॉर्मेशन ऑफ BaCO3 दे रखा है आपका -1216.7 किलो जूल पर मोल दे रखा है, और Ba+ का दे रखा है, इतना दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का भी दे रखा है, H2O का भी दे रखा है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था। चलिए कुछ आंसर में देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को क्या आयनिक फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए Ba+ का आपको दे रखा है, BaCl2 का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए BaCO3। क्लियर? 2HCl को क्या लिखेंगे, 2H+ एक्वस। क्लियर? यहाँ पर BaCl2 क्या लिखेंगे, Ba2+ एक्वस प्लस CO2 प्लस H2O। सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे, डेल्टा H = समेशन प्रोडक्ट। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? यहाँ पर प्रोडक्ट में आप देखिए डेल्टा HF Ba2+ HFCO2 और H2O तीनों का लिख लेंगे, माइनस उसके बाद क्या करेंगे, BaCO3 2HF H+ का। क्लियर? ये वैल्यू आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, और आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है और सारे क्वेश्चन आपके इजी से लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज, कितना दे रखा है, -367.54 किलो जूल दे रखा है, एंड दोज ऑफ N2O और H2O का आपका दे रखा है कितना, +81.64 किलो जूल, फिर दे रखा है -285.78 किलो जूल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, कैलकुलेट डेल्टा H डेल्टा E की वैल्यू कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। पहले मैं एग्जाम्पल सॉल्व कर चुका हूँ, आप देखिए अमोनियम नाइट्रेट है, सॉलिड है, N2O है गैस, H2O क्या है, लिक्विड है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको डेल्टा H कैलकुलेट करना है, डेल्टा H कैलकुलेट कर लेंगे, बोलिए, डेल्टा H कैलकुलेट कर लेंगे प्रोडक्ट और माइनस रिएक्टेंट से। क्लियर? फिर उसके बाद क्या करेंगे, डेल्टा Ng कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा Ng देखो यहाँ पर मैंने हिंट दे रखा है, प्रोडक्ट में कितना है, गैस 1 है। ठीक है, रिएक्टेंट में 0 है, तो आपका डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा E = डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT, या डेल्टा H = डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, इससे भी यूज कर सकते हैं। और ये वैल्यू आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। टेम्परेचर आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन CO2 एंड लिक्विड वाटर, ये वैल्यू एंथैल्पीज दे रखी। कैलकुलेट
द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ ईथेन। ठीक है, क्या करना है, हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। इथेन है, इथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न होके 2CO2 3H2 देती है और डेल्टा H की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की दे रखी है, आप डायरेक्ट क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखिए, द हीट लिबरेटेड on complete combustion of 7.8 gram benzene is 327 kilojoule. This heat has been measured at constant value and the 27 degree centigrade. Calculate the heat of combustion of benzene at constant pressure. ठीक है, QP की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको यहाँ पर ग्राम में वैल्यू दे रखी है, इंथैल्पी आपको किलो जूल में दे रखी है। तो सबसे पहले इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा ई या क्यूबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका क्या है, इंथैल्पी किलो जूल में। ठीक है, ये आप यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर हमें यूनिट आपको लिखना है, किलो जूल करना है, किलो जूल पर मोल करना है। तो पर मोल के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मोल यहाँ लिखेंगे तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होगा। तो वेट कितना दे रखा है, 7.8। ठीक है, वेट हो गया अपॉन मोलिकुलर वेट कितना हो गया, 78 हो गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी -327 किलो जूल पर मोल। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो सकता हो मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिए, बर्न कीजिए बेंजीन को। जब बेंजीन को बर्न करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6CO2 3H2, ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा Ng की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट साइड कितने गैसेज है, केवल 6 है। ठीक है, 6 मोल है, 6 मोल हमने लिख लिया। यहाँ पर देखो ये लिक्विड है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर O2 दे रखा है तो 15/2 इसको आप क्या करेंगे, लेस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -3/2। क्लियर। अब यहाँ डायरेक्ट फार्मूला आप रखेंगे QP = QV प्लस डेल्टा Ng RT। ठीक है, QV की वैल्यू आपको दे रखा है 327। ठीक है, किलो जूल, ये किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू जो आपने निकाली थी प्लस। ठीक है, ये -3/2 8.3। तो यहाँ पर 8.3 आपको दे रखा है जूल पर मोल में, हमें किस में कर लिखना है, किलो जूल पर मोल पर केल्विन में। तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे या इसको 8.3 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं। और ये आपका कितना हो गया, 300। क्यों, टेम्परेचर कितना दे रखा है, 27 डिग्री दे रखा है, इसलिए हमने क्या किया, 27 इसको केल्विन में कन्वर्ट किया, 300 कर लिया। ठीक है, तो ये आपकी आ गई -3270 किलो जूल पर मोल। आपसे रिक्वेस्ट है जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो यूनिट जरूर रखें, क्योंकि यूनिट से ही क्वेश्चन फिजिकल में ज़्यादा तो पूछे जाते हैं। क्लियर। तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।